नमस्ते। आज इस वीडियो से मैं अपनी 8th हाउस की सीरीज़ जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए, जब भी हम 8th हाउस की बात करते हैं ज्योतिष में, तो इसके बहुत सारे नाम आते हैं। 8th हाउस जो है वो, सबसे पहले मैं पॉजिटिव बात करूँगा, वो मंगल्य स्थान माना गया है। अगर हम स्त्री जातक की बात करें तो अष्टम भाव जो है वो स्त्री का सुहाग उसको रिप्रेजेंट करता है। उसकी लॉन्गिविटी हम 8th हाउस से देखते हैं। इसको आयु भाव भी क्या कहा गया है, क्योंकि हम किसी की लॉन्गिविटी यानी एज इसी घर से देखते हैं। इसी वजह से डेथ भी इसी घर से देखी जाती है, यानी कि जो कॉज ऑफ किसी का डेथ है वो भी हम 8th हाउस से ही देखते हैं। अगर हम दुस्थानों की बात करें, यानी कि जो दुष्ट घर माने गए हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, उनमें 6, 8 और 12 आते हैं। और उसमें भी सबसे मैलेफिक हाउस जो है वो 8th को ही माना जाता है। उसके बाद 6th और 12th भाव आते हैं। तो ओवरऑल अगर हम शास्त्र देखेंगे तो 8th हाउस को एक खराब घर माना गया है और एक नेगेटिव पिक्चर उसके बारे में बताई गई है। इसके अलावा अगर मैं 8th हाउस की सिग्निफिकेशंस की बात करूं तो 8th हाउस जो है वो इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करता है। वो जो चीज़ छुपी हुई है दुनिया से, जो गहरी है, जो गहराई में है, वो भी हम 8th हाउस से ही देखते हैं। इस वजह से मैं कोई वर्ड ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि जिससे हम 8th हाउस को एक ही वर्ड में डिस्क्राइब कर सके। तो बहुत सोचने के बाद जो मैं वर्ड 8th हाउस के लिए दूंगा वो ये है कि 8th हाउस जो है काफ़ी गुह्य है। गुह्य जो संस्कृत वर्ड है, इट मीन्स सीक्रेट, इट मीन्स हिडन। इसी वजह से जितना भी तंत्र है, जो ऑकल्ट है, वो अष्टम भाव में छुपा हुआ है। जो रिसर्च है जितना भी, वो 8वें घर में है। हम जो स्पेकुलेशन करते हैं उससे जो गेन्स हैं वो भी 8वें घर से ही मिलते हैं। जो हमारे को इनहेरिटेंस प्राप्त होना है वो भी हमें 8th से मिलेगा। अगर आप कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ लेके आएंगे, यानी कि कोई डिजीज़ जो आपके अंदर है, जो आपके अंदर से निकलेगा, जो शरीर के अंदर है, वो भी हम 8वें घर से ही देखते हैं। तो इस वजह से अगर मैं 8th हाउस की प्रॉपर्टीज़ की बात करूँगा तो वो बहुत वेरिड है। मतलब कि जो 8th हाउस है, देने को वो बहुत आपको नेगेटिव चीज़ें भी दे सकता है, और देखेंगे तो बहुत पॉजिटिव भी हम उसमें से निकाल सकते हैं। तो 8th हाउस जो है इसी वजह से एक सीक्रेट हाउस है, एक छुपा हुआ भाव है जिसके अंदर बहुत कुछ है। अब जब भी हम इस घर को एनालाइज करते हैं चार्ट में, तो हमारे को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है इस घर को एनालाइज करने के लिए, कि क्योंकि ये कुंडली में पॉजिटिविटी भी दे सकता है, ये नेगेटिविटी भी दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे को इस घर में देखनी पड़ती है, बहुत ध्यान से ढूंढनी पड़ती है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जो ज्योतिष के कंसेप्ट्स हैं 8th हाउस के बारे में, उसके बारे में आते हैं। तो देखिए, 8th लॉर्ड जो होता है वो मैलेफिक लॉर्ड माना गया है ज्योतिष में। तो जहाँ पे भी वो प्लेस्ड होगा वहाँ पे वो प्रॉब्लम्स दे सकता है, क्योंकि वो एक मैलेफिक लॉर्ड है। तो हमारे को हमेशा 8th लॉर्ड की प्लेसमेंट हमेशा चेक करनी है चार्ट में कि वो किस घर में प्लेस्ड है, क्योंकि वो एक ऑब्स्ट्रक्शंस का घर भी है। और जो 8th लॉर्ड है वो डिलेज, ऑब्स्ट्रक्शंस, प्रॉब्लम्स भी किसी जातक को दे सकता है। अब दूसरा एस्पेक्ट आता है 8th हाउस में जो प्लैनेट्स प्लेस्ड है। तो देखिए, जैसे कि हमने अभी बात की थी कि अष्टम जो है वो एक अच्छा भाव नहीं माना गया, तो इस वजह से जो भी प्लैनेट 8th हाउस में प्लेस्ड होगा, उस प्लैनेट को हम दग्ध मान लेते हैं, यानी कि अस्त मान लेते हैं। यहां पे हम ये देखेंगे कि जिस घर का लॉर्ड 8th में जा रहा है वो उस घर के लिए इतना अच्छा नहीं है। तो हमारे को वो सिग्निफिकेशंस बहुत ध्यान से उसकी स्टडी करनी पड़ेगी। लेकिन
जब हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं हम एकदम से किसी कंक्लूजन पे जंप नहीं करते, क्योंकि अगर कोई प्लैनेट 8th में प्लेस्ड होगा वो आपको बेनिफिट रिजल्ट्स भी दे सकता है। यानी ऐसा नहीं है ज़रूरी कि आपको हमेशा मेलेफिक मिलेंगे। हमारे को ये भी देखना पड़ेगा कि 8th हाउस उस घर से कौन सा घर बन रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4th हाउस जो है वो हमारी एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, जो हम कन्वेंशनल एजुकेशन है जो पढ़ रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर 4th लॉर्ड 8th में चला जाएगा तो क्या वो खराब रिजल्ट देगा? देखिए, खराब रिजल्ट्स वो यहाँ पे तब देगा अगर यहाँ पे जाके वो एफ्लिक्ट हो जाए, यानी वहाँ पे वो मेलेफिक्स के साथ बैठ जाए या अपनी स्ट्रेंथ लूज कर जाए। अगर यही 4th लॉर्ड 8th में जाके कोई प्रकार का राजयोग बना देता है या वो ऊंच का हो जाता है या फ्रेंडली साइन में प्लेस्ड है और उस पर कोई मेलेफिक एस्पेक्ट्स नहीं है और 4th हाउस भी अगर एफ्लिक्टेड नहीं है, तो ऐसे लोग जो हैं जिनका 4th लॉर्ड 8th में जाएगा वो किसी प्रकार के रिसर्च में हो सकते हैं। हो सकता है वो मेडिसिन पढ़ रहे हों, हो सकता है वो माइनिंग पढ़ रहे हों या स्टोन्स के बारे में पढ़ रहे हों। तो ये तरह के रिजल्ट्स आपको भी देखने को मिल जाएंगे जब 4th लॉर्ड 8th में प्लेस्ड होगा। तो हमारे को ये चीज़ बहुत ध्यान से स्टडी करनी है जब भी हम कोई भी प्लैनेट 8th में बैठा है उसको देख रहे हो। तो अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर 5th लॉर्ड चला गया वहां पे, तो 5th हाउस से जो 8th लॉर्ड है 8th हाउस है सॉरी, वो 4th बनता है। तो पंचम स्थान जो है वो मंत्र विद्या को रिप्रेजेंट करता है, वो विजडम को हमारे रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे अगर 5th लॉर्ड 8th में जाके अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है तो ऐसे लोग जो हैं वो मंत्र विद्या में काफ़ी निपुण हो सकते हैं। और अगर 4th और 5th का कॉम्बिनेशन 8th में बन जाए यहाँ पे, तो आप ये समझिए कि जो कन्वेंशनल एजुकेशन है और उसके बाद जो इन लोगों का विजडम है इसको यूज़ करके ये लोग रिसर्च के अंदर जाएंगे। तो एक बात आप समझिए कि जब भी एजुकेशन रिलेटेड हाउसेस 8th के साथ जुड़ जाते हैं तो ऐसे लोग जो हैं ये एक जगह टिक के बैठ के अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। अब देखिए, हम कोई भी साधना करते हैं तो हमारे को एक स्थान पे टिक के बैठना पड़ता है घंटों। हमारे गुरु कहा करते थे कि अगर आपने किसी आसन को सिद्ध करना है तो उसमें कम से कम 2.5 घंटे बैठिए। उसी प्रकार अगर आपको पढ़ाई को सिद्ध करना है, आपको कोई भी फील्ड में जो आप पढ़ाई कर रहे हैं एजुकेशन उसको सिद्ध करना है, तो आपको टिक के पढ़ना पड़ेगा, घूम घूम के आप नहीं पढ़ सकते। तो वो टिक के बैठना या वो साधना जो है वो आपको अष्टम भाव दे सकता है, क्योंकि अगर हम धर्म अर्थ काम और मोक्ष अगर इस चारों हम आश्रमों को देखेंगे तो 4th हाउस 8th हाउस और 12th हाउस जो है ये मोक्ष को रिप्रेजेंट करता है। यानी एक तरह से ये हमारी साधना को भी हम 8th हाउस से देख सकते हैं, या और जो हमारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हैं वो भी हम 8th हाउस से निकाल सकते हैं। तो इसी वजह से अगर 4th और 5th का कनेक्शन 8th से बनेगा तो एजुकेशन के अंदर साधना होने का, दैट मीन्स आप अपनी जो पढ़ाई है उसको सिद्ध कर सकते हैं, उसको ये सिद्धि पाने का कॉम्बिनेशन ये बन सकता है। अब अगर सपोज कीजिए किसी का लग्नेश 8th में चला जाता है तो डेफिनेटली मैं उसको इतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं मानूंगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा कि ऐसे लोगों की लाइफ में ऑब्स्ट्रक्शंस आ सकती हैं, डिलेज आ सकते हैं। लेकिन बहुत खराब नहीं है जब तक वो वहाँ पे एफ्लिक्ट नहीं हो जाता। अगर हम सेकंड लॉर्ड की बात करें और वो 8th में चला गया तो देखिए सेकंड हाउस जो है वो कुटुंब को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे केसेस में अगर यहाँ पे ये अच्छा प्लेस्ड होगा तो इनहेरिटेंस मिलने के काफ़ी चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। जो आपको फैमिली से वेल्थ मिलने वाली है वो भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस जो है वो 11th हाउस है, चौथे स्थान से, यानी घर से 11th है। तो जो आपको घर से गेन्स मिलेंगे वो आप सेकंड हाउस से देख रहे हैं, और वो अगर 8th में चला गया तो इनहेरिटेंस मिलने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए
बहुत सारी वेल्थ जो है वो हम 8th हाउस से निकाल सकते हैं। अब अगर शास्त्र पढ़ेंगे तो वहाँ लिखते हैं कि गड़ा हुआ धन आप अष्टम से निकाल सकते हैं, बट मैं गड़ा हुआ धन ये नहीं कहूँगा कि हमेशा आपको ज़मीन में से ही मिलेगा, बट यस इनहेरिटेंस के रूप में मिल सकता है। सिमिलरली अगर हम 5th हाउस की बात करें, अगर पंचम का और 11वें का संबंध अष्टम से बन जाता है तो ऐसे लोगों को स्पेकुलेशन से काफ़ी अच्छे गेन्स हो सकते हैं। तो मैं एक एक करके सारे घरों पे तो नहीं आ जाऊंगा गेम्स के मामले में, बट मैं सिर्फ आप लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रॉब्लम तब आएगी 8th में जब जो भी हाउस का लॉर्ड वहां बैठा हुआ है और वो वहां पे एफ्लिक्ट हो रहा है। अगर वो वहां पे पॉजिटिव होकर बैठ गया तो इतना आपको तंग नहीं करने वाला। अब 8th हाउस जो है वो हम जैसे मैंने आप लोगों को बताया था इनहेरिटेड डिजीजेज जो हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं, उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए डेफिनेटली उनको रिप्रेजेंट करते हैं एंड जो डिजीज है वो भी हमारा पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि सबकी ज़िंदगी जो है बिल्कुल डिजीज फ्री जाने वाली है। तो एक तरफ आपको गेन्स मिल सकते हैं और हो सकता है आपको कोई हेल्थ इशू भी आ जाए, प्रोवाइडेड अगर इस तरह के कॉम्बिनेशन हो, जैसे फॉर एग्जांपल 3rd का कनेक्ट बन जाए 8th से, तो वहां पे कुछ हेल्थ इश्यूज आने के चांसेस होते हैं। तो जब भी आप देखेंगे तो इसको इसी प्रकार पूरे तरीके से हम चेक करेंगे। बाकी अब हम जब जैसे जैसे 8th हाउस के ऊपर आगे वीडियोस करेंगे, जैसे क्योंकि ये तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो है 8th हाउस के बारे में, तो इसके बाद मैं 8th लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस के बारे में वीडियोस बनाने वाला हूँ। वहाँ पे हम और 8th हाउस के बारे में डिटेल में जाएंगे और जब आपके पूरी सीरीज मेरी खत्म होती है और जब इस पूरी सीरीज को देखेंगे तो ही आपको पूरा 8th हाउस ढंग से समझ आ पाएगा। अब एक और चीज़ जिसके ऊपर मैं डिटेल में जाना चाहता हूँ वो ये कि जैसे मैंने भी शुरू में बताया था कि स्त्री जातक में जो अष्टम है वो मंगल्य स्थान है, यानी उनका सुहाग है। तो इस वजह से अगर आप ज्योतिष की किताबें देखेंगे तो वहाँ पे फीमेल चार्ट्स के अंदर स्पेशली ऐसा बोला जाता है कि 8th में जो भी प्लैनेट प्लेस्ड होगा वो मैरिज के लिए इतना अच्छा नहीं होगा। यहाँ तक कि बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज में जब कुंडली मैचिंग करते हैं तो वो जो भी चार्ट लेते हैं फीमेल्स का उसमें ये देखते हैं कि अष्टम में कोई भी प्लैनेट ना हो, क्योंकि अगर कोई भी प्लैनेट मिलेगा तो वो शादी के लिए अच्छा नहीं मानते उसको। बट देखिए ऐसा इतना भी मतलब हमारे को ऑर्थोडॉक्स होके नहीं चलना ज्योतिष को लेके, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। तो देखिए डेफिनेटली 8th हाउस के जो प्लैनेट्स हैं फीमेल चार्ट्स में वो मैरिज के लिए इतने अच्छे नहीं होते हैं। बट जो चीज़ मैंने इन प्रैक्टिस देखी है वो ये है कि देखिए एक तो मेलेफिक्स नहीं होने चाहिए 8th हाउस में व्हेन यू आर सीइंग फीमेल चार्ट्स, क्योंकि वो मैरिज की लॉन्गिविटी के लिए इतने अच्छे नहीं होते। लेकिन प्रोवाइडेड अगर उनकी दशा ना आ रही हो, तो अगर दशा उनकी नहीं आई चार्ट में तो हम इतनी उस प्रॉब्लम को नहीं देखते। बिकॉज सी देखिए मैरिज जो है वो कोई 2 दिन 4 दिन का फेयर तो है नहीं, इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। तो हमारे को ओवरऑल सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। 7th हाउस देखना पड़ेगा, उसकी पोजीशन देखनी पड़ेगी 7th लॉर्ड की, और 8th हाउस को फिर हम ध्यान से स्टडी करेंगे कि वहाँ पे बेनिफिक प्लैनेट्स बैठे हैं, मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हैं, और डेफिनेटली अगर उन प्लैनेट्स की दशा तो नहीं चल रही। बिकॉज अगर देखिए शादी की इमीडिएट बात अगर किसी मेलेफिक प्लैनेट की दशा आ जाती है जो 8th हाउस में प्लेस्ड हो तो डेफिनेटली वो मैरिज की लॉन्गिविटी के लिए इतना अच्छा नहीं होगा। क्योंकि इनिशियली देखिए कुछ साल जो होता है वो हस्बैंड वाइफ जो हैं वो आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, तो एडजस्टमेंट का एक इशू रहता है। तो इसलिए हमारे को उस केस में बहुत ध्यान से देखना चाहिए। बाकी यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि देखिए ये चीज़ स्पेसिफिकली शास्त्रों ने फीमेल चार्ट्स के बारे में कही है, लेकिन मैंने इस टाइम इन प्रैक्टिस देखा है चार्ट्स में आजकल के टाइम में स्पेशली कि 8th हाउस के जो प्लैनेट्स हैं इवन मेल चार्ट्स में वो मैरिज के लिए इतने अच्छे नहीं होते हैं अगर वहाँ पे मेलेफिक्स हों। जैसे मैंने एक चार्ट देखा था वहाँ पे 8th हाउस में राहु बैठा हुआ था और शादी के इमीडिएट बाद उस जातक की राहु की अंतरदशा आ गई और राहु के ऊपर वहाँ पे शनि का एस्पेक्ट था, मंगल का एस्पेक्ट था। तो मतलब बेसिकली राहु वहाँ पीड़ित होता था 8th में बैठ के, तो उनकी शादी विद इन 6 months ऑफ मैरिज टूट गई। एंड दिस वॉज अ मेल चार्ट, इट वॉजंट अ फीमेल चार्ट। मैं ये आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। तो इसलिए जब भी ये कंसेप्ट देखें कि आप 8th के अंदर प्लैनेट है,
और बोल देंगे मतलब कि ये फीमेल चार्ट है तो अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये दोनों चार्ट्स में लागू होता है थोड़ा सा, और इसको और डिटेल में स्टडी करने की नीड है, उसकी दशा देखने की नीड है। हर चीज़ देखने के बाद ही हम कोई इसके ऊपर प्रिडिक्शन दे पाते हैं। सिर्फ एक हाउस या एक प्लैनेट को लेकर हम कभी प्रिडिक्शन नहीं देते हैं। बाकी हम लोग 8th हाउस के बारे में और डिटेल में बात करेंगे जैसे जैसे हम लोग इसके ऊपर और वीडियोस बनाते हैं। तो ये थोड़े से मेरे कुछ इनपुट्स 8th हाउस के बारे में। धन्यवाद।